नमस्कार। श्रीनगर के लाल चौक से न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि सियासी पारा जम्मू कश्मीर का काफी चढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहां चुनाव है। पिछले 10 सालों से बीजेपी ने जो कुछ किया है उसको इस देश ने और यहां की आवाम ने देखा है, यहां की जनता ने देखा है। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो 10 सालों के बाद हो रहे इस चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं छटपटा रही है कि उससे किसी भी तरह से, किसी भी ढंग से यहां की सत्ता मिल जाए, सत्ता पर फिर से वो काबिज हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सत्ता को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको चुनौती देते हुए राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला दिखाई देते हैं। उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का यहां गठबंधन है और आज एक ही मंच पर फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी दिखाई दिए पुंछ की रैली में। आज आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी की 2 रैली थी यहां पर जम्मू कश्मीर में, एक पुंछ में थी और दूसरी रैली थी उनकी श्रीनगर में। और इन दोनों रैलियों से राहुल गांधी ने एक जबरदस्त चुनौती दे दी और बीजेपी के अंदर खाने जो डर है उसको और बढ़ा दिया है। वो डर जिससे वो सत्ता फिर से पा पाएगी या नहीं, फिर से उसके पास सत्ता की चाबी आएगी या नहीं, ये देखना, ये जानना जरूरी है बीजेपी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बात और फिर से छेड़ दी है कह सकते हैं, क्योंकि 2 महीने पहले जब राहुल गांधी यहां आए थे तो उन्होंने स्टेटहुड की बात की थी, स्टेटहुड का दावा किया था, यानी कि पूर्ण राज्य का दावा वादा उन्होंने किया था। और उसके बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी वही बात की और आज फिर से उसी बात को राहुल गांधी ने छेड़कर दोनों जगहों से जो भाषण दिया उसमें कह दिया कि कांग्रेस पार्टी फिर से अपना वादा निभाएगी और यहां जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिला के रहेगी। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही। पहले स्टेटहुड पर क्या कुछ कहा है और कैसे यहां से बीजेपी की परेशानी, बीजेपी का डर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों। लाल चौक से फिर से, इस ऐतिहासिक जगह से फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी टीम है और चुनावी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। जरा सुनते हैं राहुल गांधी यहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर, स्टेटहुड को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था। मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना। मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। यह आपके साथ हुआ है और यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है वो आपसे छीना गया और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को। राहुल गांधी पूरी तरह से यहां कहें तो बीजेपी के खेल को डिकोड कर रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर सच क्या है। जनता ये जाने कि जम्मू कश्मीर को न सिर्फ उसके स्टेटहुड को छीना गया, बल्कि उसे 2 हिस्सों में बांट भी दिया गया और इसको फिर से पुराने रुतबे के साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और इसके अलावा उन्होंने अलग अलग राज्यों का जिक्र भी किया राहुल गांधी ने। यानी राहुल गांधी कहीं ना कहीं यहां डिकोड कर रहे हैं बीजेपी के जो काम है, कारनामे हैं, उसको। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये बात भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार नॉन बायोलॉजिकल की बात करते हैं, उस बात में कितना दम है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली टूट चुके हैं। आइए जरा ये भी सुन लेते हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली कैसे टूट चुके हैं और कैसे नॉन बायोलॉजिकल या 56 इंच अब खत्म हो चुका है। जरा सुनिए, जम्मू कश्मीर से इन बातों को रखना यहां क्या मायने रखता है, राहुल गांधी के भाषण में इन तमाम मसलों का जिक्र क्या मायने रखता है, ये समझेंगे कि उधर अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है जब नरेंद्र मोदी उधर हैं, और भी समझेंगे कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। और इन सब के अलावा यहां पर जम्मू कश्मीर क्यों
यहाँ की सियासत जो है वो देश की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जानेंगे, लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात और भी समझेंगे जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उनके ट्वीट को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के इस भाषण को, इस बात को, उनके भाषण के इस अंश को, इस हिस्से को सुनिए जहां वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली टूट चुके हैं। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। सुन रहे थे आप, सीधा सीधा यहां राहुल गांधी कह रहे हैं, जी हां, यहां सीधे सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन ने साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है और ये काम हमने नफरत से नहीं किया है बल्कि प्रेम से किया है। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी की, बहुत प्रेम से हमने ये काम किया है, नफरत से नहीं किया है। और यहां पर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी ने आज एक दूसरे मोर्चे पर भी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे दी है और मोर्चा है रिश्ता साबित करने का। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां से अपना रिश्ता साबित करने की कोशिश करते हैं। वो बंगाल जाते हैं चुनाव के समय तो वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, वो कहीं और जाते हैं तो वहां से रिश्ता साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो जम्मू कश्मीर से उनका पुराना रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, ये बताने की कोशिश जरूर करते हैं। और आज भी ये सारी बातें कह के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार राहुल गांधी ने किया है। आइए जरा सुन लेते हैं इस मसले पर भी कि जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी का क्या रिश्ता है, इसको सुनिए। मेरी आपके लिए फीलिंग्स आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है, आपको हुक्म करना है और मैं यहां आपके सामने यहां आ जाऊंगा। जो भी आप पार्लियामेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर दिल का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या रिश्ता है और हम इस रिश्ते को कैसे निभाएंगे। और आपके लिए कोई भी सवाल, आपके लिए भी कुछ भी मदद करनी हो तो उसके लिए मैं यहां मौजूद हूं, दिल्ली में आपका नुमाइंदा मौजूद है। ये बात राहुल गांधी कह रहे थे। ये यानी कि उस रिश्ते के तार को वो जोड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे अंदाज में। यहां भी एक चुनौती नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यहां पर अगर बीजेपी इस चुनाव में अगर हारती है तो उसका असर पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो फैसले लिए 370, 35 से इन सब के जो मसले आए और इस पर जो फैसला बीजेपी ने लिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, पूर्ण राज्य से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तक न देना, यानी यूटी में तब्दील करना, ये और 2 भाग में बांटना, इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं जो मुहर लगनी चाहिए, क्योंकि अब इन फैसलों पर मुहर लगाने की बारी जनता की है और अपने वोट के जरिए जनता, यहां जम्मू कश्मीर की जनता इन फैसलों पर, बीजेपी के फैसलों पर, बीजेपी के जो पिछले जो सरकार थी उसके फैसलों पर 2019 में जो फैसले लिए गए, उस फैसलों पर अब जनता को मोहर लगाना है 2024 में। अगर बीजेपी हारती है तब इसका असर क्या पड़ेगा और अगर जीतती है तब इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबके बीच एक और भी महत्वपूर्ण बात आज राहुल गांधी ने कह दी और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने आज आरक्षण के मसले पर भी
जबरदस्त घेरा है बीजेपी को। और आप जान रहे हैं आरक्षण का मामला क्या है। आरक्षण का मामला यह है कि राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका गए थे, उसके बाद वहां अमेरिका में उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण के कुछ हिस्से को काट छांट कर यहां बताया गया कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण के मसले पर देश में आरक्षण का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो खत्म कर देगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज फिर से राहुल गांधी ने उस मसले को छेड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस चुनाव के वक्त में, ऐन चुनाव के वक्त में एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है जिसका असर जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा के चुनाव पर भी जबरदस्त पड़ेगा। और वो असर है कि बहुजनों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के उस ट्वीट को हम देखते हैं जिसमें उन्होंने जो बातें अपनी रखी हैं उसको जरा देख लीजिए। राहुल गांधी ट्वीट में लिख रहे हैं कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे जितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना ना हो जाए। यानी जनगणना की बात यहां कर रहे हैं। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। आप जानते हैं बहुजनों की जब बात आती है, और इस पर राहुल गांधी जो अपनी बात रख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जब मिशन की बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो यहां पर बीजेपी को राहुल गांधी एक करारा जवाब भी दे रहे हैं कि मेरा मिशन क्या है और मुझे किस मामले में आप फंसा रहे हैं। आलू को सोना बनाने से लेकर बहुत सारी बातों को लाकर तोड़ मरोड़ कर कैसे राहुल गांधी को फंसाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक ट्वीट जारी किया था। ट्वीट में उन्होंने उस वीडियो को जारी किया था जिसमें उन्होंने जो बातें कही थी उसको सामने रखा था, और आज उन्होंने ट्वीट करके भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली जो पद्धति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसका असर हरियाणा पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि हरियाणा में बहुजनों यानी दलितों की संख्या ज्यादा है, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी दलित हैं, और इसलिए भी दलितों की बात, लेकिन पिछड़ों की बात भी राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और इस सब के साथ साथ उधर दूसरी तरफ अगर देखें, राहुल गांधी को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए किनारे रखें, तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कल ही उन्होंने हिस्सा लिया, 1-to-1 मीटिंग भी उनकी हुई। क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये जो तमाम देश हैं, इन देशों के प्रतिनिधियों के साथ उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दूसरी तरफ अगर विदेश की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में वहां की सरकार बदल चुकी है, उसका क्या असर पड़ेगा हमारे देश में, ये भी आप समझ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में जो दिल्ली राज्य है वो भी यूटी है, और उसमें जो चुनी हुई सरकार है उसमें मुख्यमंत्री अब बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री अब आतिशी बन चुकी हैं। आतिशी ने जब आज अपने पदभार ग्रहण किया अपना, तो उन्होंने उस कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठकर, सीएम की कुर्सी पर न बैठकर, उन्होंने कहा कि जैसे दशरथ वहां अयोध्या में जैसे राम जी के वनवास पर जाने के बाद भरत ने राजपाट संभाला था, वैसा ही राजपाट अगले 4 महीनों तक मैं संभालूंगी, और मुख्यमंत्री जब तक मैं बना न दूं केजरीवाल को तब तक मैं उस कुर्सी पर, यानी ऐसे भी उसके बाद अगर वही मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कुर्सी पर वो क्यों बैठेंगी। तो आतिशी के इस बयान से भी काफी ट्रोलिंग हो रही है, यानी उनका बयान कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित के लिए अगर कहें तो वो ठीक नहीं है। तो अलग अलग मसले हैं दोस्तों, इन मसलों के बीच बहुत कुछ ऐसी हैं जो समाज में जो घटनाएं घटती हैं उन सब पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी शासित राज्यों में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका क्या असर है? असर की बात अगर करें, हम देखें तो उधर एक लड्डू जो है वो काफी इन दिनों चर्चा में है। वो लड्डू है तो तिरुपति, बालाजी तिरुपति आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश में वो जगह है और वो मंदिर है, वहां के लड्डू को लेकर भी खूब चर्चा है। तो उड़ीसा से लेकर तिरुपति तक, यानी आंध्र प्रदेश तक, और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश में हैं उन तक, बहुत सारी चीजें, और उन सारी चीजों के बीच राहुल गांधी की चर्चा और जम्मू कश्मीर की चर्चा, और इस चर्चा पर और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ एक तो हमारे साथी लगातार हमारे साथ हैं, आप जान सकते हैं, देख ही रहे हैं, प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे साथी हैं सुनील शुक्ला जी, सीधे स्टूडियो से आप मुखातिब हो रहे हैं, और हमारे साथी
डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा ये कार्यक्रम फिर से इसी ऐतिहासिक लाल चौक से, जिस लाल चौक से आप लोग बहुत सारे कार्यक्रम देखने की चाहत आप लोग रखते रहे, या इस ऐतिहासिक लाल चौक पर आकर घूमने फिरने की कोशिश करते रहे। और ये लाल चौक एक नहीं बल्कि आज इन 4 दिनों में से तीसरा दिन है जब इसी लाल चौक से हम न्यूज पॉइंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और उसी राजधानी का ये लाल चौक, और इसमें अभी 7 बजते ही जो घंटा बजना शुरू होता है टन टन, वो अब 8 बजे भी बजेगा, आपको सुनाई जरूर देगा। लेकिन सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास, और यहां से आप चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा, और आज जो थी पुंछ, और इधर श्रीनगर की उस यात्रा में राहुल गांधी जहां आने वाले थे, अपनी टीम थी, आप भी थे, मैं भी था, और राहुल गांधी को लेकर वहां जबरदस्त उत्साह था। उनके भाषण को भी आपने सुना। पहली बात, राहुल गांधी की 3 बाइट हम सुना चुके हैं, उस पर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, राहुल गांधी की जो विजिट है राजीव जी, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और पुंछ की विजिट का भी खासकर। देखिए, सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि कितना वोट ट्रांसफर होता है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का और कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस में। जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं हो पाया, यहाँ कोशिश है। इसीलिए आप देखिए कि भाषण के आखिर में राहुल गांधी ने ये अपील की है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करेंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जो है वो काम करेंगे कांग्रेस के लिए। ये अपील उन्होंने की है। ये सिनर्जी हमने महाराष्ट्र में देखी थी, जहाँ हम लोकसभा के इलेक्शन में गए थे, और उसका रिजल्ट भी हमने देखा था 4 जून को। तो ये सिनर्जी यहाँ पे कैसा काम करती है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। देखिए, बीजेपी का पूरा दांव, पूरा गैम्बल जम्मू क्षेत्र में है। जम्मू के 43 सीटों में, जहाँ बीजेपी पिछली बार 26 सीटें ले आई थी, 25 सीटें। अब पूरा दारोमदार उन 25 सीटों को बढ़ाने का है या 25 को बरकरार रखने का है, और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मुस्लिम फैक्टर है। देखिए, बड़ी विडंबना है राजीव जी कि पूरे देश में बीजेपी कपड़ों से पहचान लो, और मुसलमानों के खिलाफ भैंस चुरा ले जाएंगे, घुसपैठिए, ये राजनीति करती है। असम के मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, राजस्थान या झारखंड, वहाँ वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। यहाँ पे बीजेपी की पूरी रणनीति मुसलमानों के ऊपर टिकी हुई है। मुसलमानों से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि 4-4, 5-5 छोटी छोटी पार्टियां हैं। अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, उसके बाद सज्जाद लोन की पार्टी, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, उसके बाद इंजीनियर राशिद की पार्टी। ये सारी पार्टियां बीजेपी ने खड़ी की हैं, और वो मुस्लिम वोट को काटने के लिए खड़ी की हैं। मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए ईद और मुहर्रम भी याद आ गया अमित शाह को। तो यहाँ पे वो मुसलमान के ऊपर बहुत केंद्रित है कि जम्मू क्षेत्र में, और उसका रीज़न क्या है कि जम्मू क्षेत्र में 43 में से लगभग 13 सीटें मुस्लिम बाहुल सीटें भी हैं वहाँ, और उसमें बीजेपी पिछली बार 6 सीटें जीत चुकी है। इस बार 2014 नहीं है, लेकिन ये क्योंकि वो 2014 था, अब 2014 नहीं है, तो अब बड़ी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे रणनीति दूसरी है राजीव जी। बिल्कुल, रणनीति एक दूसरी है। 2014 नहीं है, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, और 10 साल बाद बीजेपी फिर से चाहेगी कि सत्ता पर काबिज हो। क्योंकि 2000, इसलिए बीजेपी फिर से कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, और सत्ता पर 2018 तक रहे, दिसंबर तक। उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस ले लिया पीडीपी से, सरकार गिर गई, और 5 अगस्त 2019 को होता यह है कि 370 के कुछ प्रावधानों को हटा दिया जाता है, और इसके बाद से यहाँ की परिस्थितियां बदलती हैं। और उसी दौरान आप जानते
जानते हैं कि 2019 का आखिरी और 2020 में कोरोना का काल, कोविड काल, और 2020 और 21 कोविड काल से गुजरता है, और उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की बदलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई तो देती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में क्या यहाँ की जनता एक डर, एक भय के साए में यहाँ ये वोट हो रहा है? लेकिन लोग क्यों निकल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच एक सबसे बड़ी चुनौती सत्ता पर फिर से काबिज होने की चुनौती जो है, और इसमें एक सर्टिफिकेट जनता के द्वारा, अगर सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं और इस सवाल के साथ कि अगर यहां पुरानी सरकार रिपीट होती है तब कहीं ना कहीं मोहर लगते हुए हम देखेंगे, और अगर सरकार रिपीट नहीं होती है यानी 370 पर मोहर तभी लगते हुए हम देखेंगे जब बीजेपी को यहां फायदा हो जाए, है ना प्रशांत जी? और अगर बीजेपी को यहां फायदा नहीं होता है, इसका मतलब यहां की जनता ने 370 को नकार दिया है, और ऐसे में क्या इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा? देश की सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए इस 240 में कहीं ना कहीं 370 का असर भी है, इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसलिए भी समझना चाहता हूं, ये वहां के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, मैदानी हिस्सों के हिसाब से, क्या ये असर अब अगर यहां नहीं होता है तो आने वाले समय में भविष्य की राजनीति बीजेपी की कहां रहेगी, कैसी रहेगी? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। आप श्रीनगर में हैं, क्या आपको किसी व्यक्ति से बात करके लगा कि वो 370 के खिलाफ खड़े हैं, या उसको ख़त्म कर देने के कारण से उनके मन में कोई नाराज़गी नहीं है, चाहे जम्मू में हो, चाहे घाटी में हो, कहीं भी हो? अब 370 का सवाल 370 को लेकर ऐसी चीज़ नहीं है ना, वह एक उस स्टेट के लोगों की अपनी स्टेट के साथ एक बॉन्डिंग का प्रतीक रही है। 370 वो नहीं रह गया 370 जो शुरुआत में लागू किया गया था। कितने संशोधन हो गए थे उसमें, और उस 370 को ख़त्म करने के बाद इसकी नाराज़गी केवल घाटी में ही नहीं है, जम्मू में ज़्यादा है। वजह यह है कि 370 खत्म होने के बाद जो लोगों की आवाजाही की बात कही जा रही है, तो कोई घाटी में तो जा नहीं रहा है, वो सब आदमी लोग आकर के जम्मू में रहेंगे या जम्मू में अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, तो वह जम्मू के लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक लोगों को लग रहा है घाटी की तुलना। दूसरी चीज़, पूरे राज्य की राजनीतिक की स्थिति क्या है ये आपके सामने है, इसमें कुछ शोध करने की आवश्यकता नहीं है। इस साल के लोकसभा चुनाव में इसमें 5 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने नहीं गई, प्रचार करने नहीं गई, कोई सहयोगी उनको नहीं मिला। उसका रिजल्ट क्या है वो आपके सामने है। 2 सीटें जम्मू और उधमपुर की जीती, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का अंतर है वो कम हो गया। अब इस साल जो लोकसभा के 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने साहस नहीं किया चुनाव कराने का, वहाँ यह भी एक वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत का संकेत देती है कि किस स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर। न केवल विधानसभा का चुनाव, बल्कि जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव हैं, वो भी नहीं कराए। केवल एक चुनाव कराया करगिल का, वह चुनाव, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सफाया हो गया, केवल 2 सीट जीत पाई, अधिकांश सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। अब जो विधानसभा के चुनाव 10 साल बाद इन्होंने घोषित किया, इस चुनाव में भी परिसीमन के नाम पर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में तब्दीलियां की गई, तमाम। यही नहीं, जो 7 अतिरिक्त सीटें बनी हैं उसमें 6 सीटें जम्मू रीजन को दे दी गई, जहां वह बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। केवल 1 सीट आपने घाटी को दिया। जम्मू क्षेत्र के भी जो सीटें हैं उनको इस कदर उनका इलाका तय किया गया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हो। बावजूद इसके घाटी की स्थिति क्या है कि घाटी के में 19 सीटों पर तो केवल चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे राज्य में आपको एक सहयोगी नहीं मिला, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, वो भी उनके साथ बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। अब स्थिति ये हो गई कि जो प्रधानमंत्री जी की सभा हुई है, अब तक घाटी में तो कोई सभा हुई नहीं, जितने सभा हुई जम्मू रीजन में हुई, उनमें लोगों की भागीदारी कितनी है उसको भी आप समझ लीजिए। पूरे के पूरे राज्य में आप लोगों से बात कीजिए, लोग किस तरह का आपकी बात करते हैं, किस माहौल में लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके नागरिक अधिकार कितने सुरक्षित हैं, उनके मानवीय अधिकार कितने सुरक्षित हैं, नागरिक सुविधाएं किस कदर से बढ़ी हैं या घटी हैं, जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें, उनके बारे में वहाँ क्या हालात बने हुए हैं, सबसे आप बात कर लीजिए। किसी जर्नलिस्ट से आप बात कर लीजिए, वो क्या बात करता है,
वहां के अखबार, पुराने अखबारों को पलट के देख लीजिए कि किस तरह की खबरें वहां छपती रही हैं। आप याद कीजिए, आपको वहां लोग बता देंगे कि जब यूरोपियन यूनियन के सांसद जम्मू कश्मीर घाटी क्षेत्र का दौरा करने गए थे तो वहां के अखबार क्या लिख रहे थे, डायबिटीज से कैसे बचा जाए। इस तरह की खबरें मैंने छप रही थी। जो मुख्य राजनीतिक खबरें थी वो गायब हैं। तो आखिर किस तरह का परिवेश है वहां, किस वातावरण में लोग जी रहे हैं, और क्या जो वातावरण उनके सामने है इस स्थिति को वो कंटिन्यू करना चाहेंगे? 10 साल की इस सरकार से क्या उनके गवर्नेंस में कोई तब्दीली आई है? उनके रोजमर्रा के जीवन में कोई परिवर्तन आया है? आज वो परेशान। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पत्रकार आपको नहीं मिलेगा जिससे कभी न कभी कोई न कोई सुरक्षा एजेंसी कभी न कभी पूछताछ न की हो। आम आदमी अपना नाम कोट करने से बचना चाहता है। वहां जो भी पत्रकार जा रहे हैं, हम लोग भी जब मैं जम्मू में बात कर रहा था तो लोग बात नहीं करना चाहते थे। ये हालात क्यों बन गए? और ये हालात बनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या उन लोगों के प्रति वहां के लोगों के मन में कोई आक्रोश नहीं होगा? वो लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और आक्रोश है, इस बात का प्रमाण आप देखिए कि 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। उस सरकार के खत्म होने के बाद वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राज्यपाल से 370 खत्म कराने का अनुमोदन कराया गया और 370 खत्म हो गया। वह पीडीपी 2024 के इलेक्शन में उसका मत प्रतिशत बुरी तरह से गिरा। लगभग सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। वह पीडीपी जो 2014 के इलेक्शन में 28 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी थी, एक सीट के लिए लोकसभा के चुनाव में मुश्किल मुहाल हो गया, यहां तक कि महुआ मुफ्ती को भी चुनाव हारना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अगर पीडीपी के प्रति लोगों में इतना आक्रोश है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या होगा? अब बीजेपी क्या करती है? बीजेपी राष्ट्रवाद का नारा देती है। बीजेपी ये कहती है कि पूरे जम्मू इलाके में, जब कश्मीर के इलाके में, घाटी में एकदम सुरक्षा का माहौल है। आप राष्ट्रवाद का नारा देंगे और जमात के लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत भी देंगे और लोग स्वीकार कर लेंगे उसको। वह जमात जो प्रतिबंधित संगठन है, किन स्थितियों में उनको अनुमति दी जा रही है चुनाव लड़ने की, और उसको भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटों के बंटवारे की जो कोशिश की, उसके पास एकमात्र विकल्प बचा था कि इस चुनाव में अपनी राजनीतिक स्थिति कैसे सुधार कर ले। वह वोटों का बंटवारे का जो माहौल है, मुझे नहीं लगता कि उसमें उसको कोई सफलता मिल पाएगी। जमात के लोग हों, इंजीनियर राशिद के लोग हों, मतलब किस कदर आप इन लोगों को राजनीतिक स्पेस देने के लिए बीजेपी तैयार हो रही है। और अगर आप 370 भारतीय जनता पार्टी ने 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के मांग पर उन्होंने इसको खत्म किया था, तो उनकी जय जयकार होनी चाहिए थी। हर तरफ उनकी जय जयकार होनी चाहिए थी। भी स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। आपने ये कहा था कि 370 खत्म होने से पूरे राज्य की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बदल जाएगी। 370 को खत्म हुए, चुनाव को 10 साल के बाद आप आ रहे हैं। आर्थिक स्थितियों में क्या तब्दीली आई? क्या वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बेहतर हो गई? क्या उनकी परचेज कैपेसिटी बहुत हो गई? क्या जो वहाँ का व्यापार था वो अच्छा हो गया? क्या वहाँ का कौशल विकास बहुत अच्छा हो गया? हुआ क्या मिला लोगों को? आप ये भी कहते थे कि 370 खत्म होने से पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन के भी झूठे आंकड़े आप इकट्ठे करते हैं। आप उसमें वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को और अमरनाथ के तीर्थयात्रियों को भी जोड़ लेते हैं। दुनिया में कहीं भी तीर्थयात्रियों को पर्यटक नहीं माना जाता। पर्यटकों की परिभाषा में तीर्थयात्री नहीं आते हैं। तो आप उस तरह का आंकड़ा लाना चाहते हैं, वो भी स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। तो पूरा जो इस साल के लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक स्थितियां थी, उसमें मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। कि बिल्कुल अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के इलेक्शन में 25 सीटें जीत ली थी जम्मू कश्मीर में, अगर वो अपना इतिहास दोहरा ले तो यही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो नाराजगी घाटी के इलाके में पाई जाती थी, उससे कम नाराजगी जम्मू क्षेत्र में नहीं है। जम्मू में लोगों की नाराजगी है, और एक तो जो दल बदलुओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो जगह दिया है उसकी भी नाराजगी। तो 370 खत्म होने का आज सच उस मुद्दे के साथ साथ अगर आप ये कहेंगे कि उस राज्य के साथ एक राज्य को आपने टुकड़े में कर दिया। आज स्थिति है कि लद्दाख के लोगों के मन में लगता है क्या लद्दाख के लोगों की नाराजगी का असर नहीं पड़ेगा?
ये लद्दाख के लोग जो दिल्ली तक की पदयात्रा पर निकले हुए हैं, और जब हरियाणा में चुनाव हो रहा होगा तब वो दिल्ली के बॉर्डर पर होंगे, तो इसका असर नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी जमात अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर के संघर्ष कर रही है, उसका असर नहीं पड़ेगा। चुनी हुई सरकार आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव करा रहे हैं, उसके बाद आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने अधिकार दे रखे हैं, फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या हो रहेगा, किस कदर उनकी स्थितियां बेहतर होंगी। तो जो राजनीतिक माहौल है पूरे के पूरे राज्य में, वह राजनीतिक माहौल जहां तक मैं समझता हूं, वह भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने और वोटों के बंटवारे के आधार पर अपनी राजनीतिक ताकत वापस पाना चाहती है, लेकिन जो लगता है वहां स्थिति यह नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, वहां स्थिति है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। जी जी, यह जो धारणा है वह बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक है। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक धारणा, लेकिन इस धारणा में एक सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके सामने लेके आ रहा था, और अपनी प्रस्तावना में भी ये बात रख रहा था कि 370 जो है इस पर मुहर लगाने का वक्त है ये, यानी पहले फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज, 3 फेज में 3 चरणों में मतदान, और इस मतदान के बाद जब 8 तारीख को यानी 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, उस दिन ये साबित हो जाएगा कि 370 सही था या गलत था। यानी ये हम नहीं बल्कि यहाँ की जनता, यहाँ का आवाम जो है वो उसकी तरफ से आप देखेंगे मतदाता यहाँ पर किसके हिसाब से किस पर मुहर लगाते हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी जीतती है, ज्यादा सीटें आती हैं, बीजेपी फिर से सरकार बनाने में अगर यहाँ कामयाब होती है तो 370 पर मुहर लगने की बात आएगी। लेकिन अगर कामयाब नहीं होती तो क्या होता है, क्या होगा, इस पे ये समझना जरूरी है कि इसके बाद देश की सियासत क्या होगी, किस दिशा में जाएगी, क्योंकि इसका असर देश पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पर तो असर जो पड़ना था वो पड़ गया और रिजल्ट उसका सामने रहेगा 8 अक्टूबर को। लेकिन इसके बाद देश की सियासत किस दिशा में जाएगी, क्या बीजेपी बार बार फिर इस बात को कह पाएगी, एक सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ आज जब राहुल गांधी यहां पहुंचे थे, राहुल गांधी ने दोनों जगहों पर जो अपनी बात रखी, भाषण दिए राहुल गांधी, उस भाषण में जो उनका एग्रेसिवनेस था, जो तंज नरेंद्र मोदी पर वो कस रहे थे, और साइकोलॉजिकल वार में वो कैसे टूट चुके हैं, साइकोलॉजिकली कैसे टूट चुके हैं नरेंद्र मोदी, ये, और वहां से निकलकर राहुल गांधी ने जो बहुजनों और आरक्षणों की बात की है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने यहां जो बड़ी बात कही है, जो बड़ा ऐलान है, उस ऐलान में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार है। नरेंद्र मोदी पर प्रहार ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी साफ साफ कह रहे हैं कि उनके रिश्ते और हमारे रिश्ते में जम्मू कश्मीर के साथ कितना फर्क है वो देखिए। रिश्ता इस हिसाब से कि आपके लिए मैं खड़ा हूं, संसद में आपकी आवाज बनकर वहां पर खड़ा हूं, ये बात कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, कैसे देखा जाए राहुल गांधी के इस भाषण को। इसलिए इस भाषण की समीक्षा यहां जरूरी है प्रकाश जी, क्योंकि इस चुनाव में जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद पहली दफा राहुल गांधी चुनावी समर में हैं, भाषण यानी चुनावी रैली में को संबोधित किया है, तो इसलिए राहुल गांधी के आज के भाषण को भी डिकोड किया जाना चाहिए। उस हिसाब से, उस लिहाज से कैसे देखते हैं आज के इस भाषण को? राजीव जी, राहुल गांधी ने अपनी जो बातें कही वो बहुत खुल के है। एक, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को बताया, अनुच्छेद 370 के समापन से होने वाली दिक्कतों के बारे में बात की, और दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। दरअसल अब जो 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट डालेंगे, जिनमें 15 सीटें कश्मीर की और 11 सीटें जम्मू की है, ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी यहाँ मुश्किल क्षेत्र में है। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से लड़ रहे हैं, और माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पहली बार आई है। तो जो अयोध्या में हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में, वैसा ही अगर वैष्णो देवी में होता है तो बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ जाएगी, और ये बात कहने को होगी कि माता वैष्णो देवी की 20 सीट से भी आप हार चुके हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती की बात है। अभी तक के जो हिसाब है, जो सर्वे आ रहे हैं, आपने भी लोगों से बात की होगी तो पता चला होगा कि इस दूसरे चरण में कांग्रेस और एनसी का पलड़ा भारी है और बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री जो भी बातें कहते रहे हैं उसके बारे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है बहुत खुल के और साफ साफ दिया है। राहुल गांधी का लक्ष्य स्पष्ट है। उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि अब तक राज्यों का विभाजन होता रहा है। यूपी से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना,
आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक पूर्ण शासित राज्य को आप केंद्र शासित प्रदेश में बदल दो, तो ये पहली बार हुआ, जो बात जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं आ रही। दूसरी बात है कि अगर सरकार चाहती तो उसे वापस स्टेटहुड देने के बारे में गंभीरता से काम कर सकती थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं गया। तो मुझे लगता है बीजेपी की मुश्किलें दोहरी होने वाली है, क्योंकि चुनाव के बाद जब कभी भी जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देंगे, तब बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। लोग कहेंगे देखिए गलत काम किया था, इतने देर से क्यों किया। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा है, कांग्रेस और एनसी के लिए कम है। और चूंकि जिस तरह का रुझान लोगों का है, पत्रकार जिस तरह लोगों से सर्वे कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, आपने भी बात की होगी, उसमें लगता है कि सेकेंड फेज में बीजेपी को ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। और परसों ही मतदान है, इसलिए बीजेपी की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। कश्मीर की 15 सीटें हैं और जम्मू की 11, तो यहाँ जम्मू पर ज्यादा केंद्रित है बीजेपी को लगता है कि जम्मू पर आधारित है, वहाँ जातीय धार्मिक संगठनों, धार्मिक आधार बीजेपी को मजबूत दिखता है। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव के पूर्व की समीक्षा की, जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, अनुच्छेद 370 के बारे में बात की, और प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने जिस तरह से बातें की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। और राहुल गांधी की अभी तक की अधिकांश बातें सही साबित हुई हैं। तो लगता है कि उन बातों में से कितनी बातें, अधिकांश बातें सही हुई, तो इस बार भी यही अंदाज लगाया जा सकता है। तो चुनाव दिलचस्प है, देखना होगा कि राहुल गांधी जिस तरह खुलकर खेल खेल रहे हैं, खुलकर बातें कर रहे हैं चुनाव को लेकर, ये महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव के बाद जितने सक्रिय दिख रहे हैं, वो सक्रियता ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी को परेशान करने के लिए काफी है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की सक्रियता, और खासकर चुनावी रैलियों में सक्रिय रहें न रहें, लेकिन सड़कों पे और रोजमर्रा की जिंदगी में राहुल गांधी सक्रिय हैं, इसका आप सूरत हाल अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि राहुल गांधी लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं जो दबे कुचले वंचित समाज से आते हैं, जिनको कहीं ना कहीं ऐसे रहनुमाओं की जरूरत भी आज की तारीख में दरकार भी है। और इसलिए भी यहाँ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से काफी आगे नजर आते हैं। और अमेरिका जाने की बारी भी आई तो राहुल गांधी पहले पहुंचे, बाद में नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने वहां एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग सभाओं को इस ढंग से संबोधित किया, जहां इंटेलेक्चुअल क्लास में की बातें हुई, इंटेलेक्चुअल फोरम पर सवाल जवाब पूछे गए, सवाल और जवाब दोनों हुए। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह पहुंचते हैं और मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ये सब आपने देखा, कल न्यूयॉर्क में आपने देख लिया। इन सब के बीच इधर राहुल गांधी ने आज जब 2 सभाओं को संबोधित किया है, और चूंकि हमारी टीम और हम लोग खुद, प्रशांत जी और मैं यहां मौजूद थे, और उस सभा को भी जहां राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, हमारी सहयोगी मानसी ने वहां लोगों से बातचीत की, और एक अलग तरह का उत्साह उमंग के साथ वहां लोग आए हुए थे, और एक अलग माहौल था, दिखाई दे रहा था। उस वीडियो को आपने लाइव देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। राहुल गांधी के भाषण को भी और मानसी ने जो रिपोर्टिंग की है उसको भी देखिएगा आप। लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर से बहुत कुछ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों। एप्पल तो है, एप्पल के बारे में भी मानसी की एक रिपोर्ट आप देखिएगा, और उसके अलावा सेब के अलावा खाना बदोश जिंदगी कैसी है वो भी देखिएगा, बहुत कुछ। और डल झील में कैसे तैरता हुआ बाजार है उसको भी आपको दिखाएंगे हम। तो बहुत कुछ अलग अलग चीजें। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात की सियासत में क्या चल रहा है, क्या ये जो रेफरेंडम है, क्या वो 370 पर मुहर होगा, या ये आने वाले समय में बैकफुट पर लेकर चला जाएगा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी की आज की जो सभा थी उसमें उनका जो भाषण था, वो उस भाषण को किस हिसाब से देखा जाए, किस तरह से देखा जाए, और इसमें सियासत में कैसे नए नए मोड़ को हम देख रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, उसके बाद फिर यहाँ जमीन पर जमीनी हालात के साथ हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं ही, उनसे भी समझेंगे। लेकिन पहले अमलेंदु जी, राहुल गांधी की सभा और इसको देश की सियासत पर कितना असर पड़ते हुए आप देखते हैं?
आज भी देश की सियासत पे इसका काफी असर पड़ेगा, चूंकि आज राहुल गांधी ने जो बातें वहां और खासतौर से जो उन्होंने प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और कहा कि भाजपा लंबे देते हैं, काम की उल्टी सीधी बातें करते हैं, की बातें नहीं करते। और काम की बात क्या है कि रोजगार दो और स्वास्थ्य का प्रबंध करो, ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। तो इसका संबंध राजनीति सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं, इसका संबंध पूरे देश से। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वहां से वार किए, वो प्रधानमंत्री की जो ऊपर ही एक तरीके से वार थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी बेचैन इस में दिखाई दे रही है। अभी नड्डा साहब ने जो पत्र लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की छवि जो है खराब कर देंगे, तो इसलिए जो उनके राहुल गांधी के ऊपर हम हो रहे हैं। ये एक तरीके से राहुल गांधी ने फिर अपनी रेंज को आगे बढ़ाया कि क्या बोलते हैं और क्या नहीं करते हैं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आज से अमलेंदु जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं माफी चाहूंगा। आपको कहूंगा कि आप दोबारा जुड़िए और इधर आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, जरा आप इस आगे की कहानी जरा यहाँ उसको बयां करिए आप, और जरा समझें यहाँ से जो राजनीतिक हालात, राहुल गांधी का आज यहाँ आना और सेकंड फेज, आज जिस वक्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सेकंड फेज के लिए चुनाव प्रचार का दौर समाप्त हो चुका है। जो प्रचार का शोर है वो समाप्त हो चुका है। घर घर जाकर सिर्फ आप प्रचार कर सकते हैं। कल सुबह के अखबार में कुछ प्रचार की सामग्री आप दे सकते हैं, यानी विज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन परसों जब वोटिंग है और 26 सीटों पर वोटिंग है, और उससे ठीक पहले राहुल गांधी का इस चुनाव में पदार्पण, इसको कैसे देखा जाए? और खासकर जैसे मैंने पहले कहा था कि जम्मू रीजन में, और उन्होंने एक बात और बहुत खास कही है आज कि बीजेपी आरक्षण वगैरह की बात तो है ही है, बीजेपी यहाँ के समाज को बांटना चाहती है, और वो गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ी लोगों के बीच, पहाड़ियों और गुज्जरों की बात उन्होंने कही है। जरा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या मामला है, ये उन्होंने क्यों कही है, किसको एड्रेस कर रहे हैं, और ये कैसे इम्पैक्ट करने जा रहा है इस चुनाव को। देखिए, पहली बार इस चुनाव में 9 ST रिजर्व यानी ट्राइबल रिजर्व 9 सीटें पहली बार डिलिमिटेशन के बाद आई हैं। उसमें से 9 में से 6 सीटें जम्मू रीजन में हैं। पहली बार ये भी हुआ है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण में यहाँ पे जो गुज्जर और बकरवाल है उनको गिना जाता था। अब पहली बार जो है वो पार्लियामेंट से पास करवा के जो 370 जब एब्रोगेट हुआ उसी में पहाड़ी लोगों को भी जोड़ दिया गया। तो यानी अब उस ST की जो सीटें हैं, ST रिजर्व सीटें, उनमें पहाड़ी भी सीटें हैं, पहाड़ी कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं। 6 में से 3 पहाड़ी कैंडिडेट दिए हैं बीजेपी ने, वो मुस्लिम पहाड़ी हैं, लेकिन 6 में से 3। तो अब वो उसकी वजह से गुज्जर और बकरवाल भी बहुत नाराज है। वही बात राहुल गांधी कह रहे थे। तो बीजेपी की जो पूरी केंद्रीय नीति है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और खासकर जम्मू में, देखिए वैली में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, इस बार भी कोई ऐसा संभावना नहीं लग रही है कि बीजेपी खाता खोलने जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी की रणनीति है कि पीडीपी जितना सीट खींच ले वोटों के बंटवारे पे, कि एनसी का वोट कट जाए, कांग्रेस का वोट कट जाए, इसलिए प्रॉक्सी पार्टियां 4-5 बी टीम खड़ी हुई हैं। अपनी पार्टी इंजीनियर राशिद की पार्टी, इंजीनियर राशिद की पार्टी, और इन सब की गाड़ियां हम लोगों को मिली हैं। और इन लोगों से बात भी हुई, और कहीं ना कहीं ये खुल के कह रहे हैं कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, और वो कर भी रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि कितना वोट काट पाते हैं, पहली बात। दूसरा कि पीडीपी के बारे में राजीव जी, हम सब देखा, हमने बात करके लोगों की राय बहुत खराब हो गई है। पीडीपी का इमेज डाउन हुआ। लोकसभा में इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था। मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा होने जा रहा है, या पिछला परफॉर्मेंस वो रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को ये, जैसा आप बार बार कह रहे हो, हम लोगों ने 3 दिन से चर्चा ये की है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव 370 को वापस लिए जाने का रेफरेंडम है। तो इसलिए
महबूबा मुफ्ती को लोग उस निगाह से देखते हैं कि इनकी वजह बीजेपी के पार्टनर है, बाकी तो बी टीम है, ये तो ए टीम पार्टनर है। तो इसलिए भी महबूबा मुफ्ती की परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा मतलब अभी उहापोह की स्थिति है कि वो कितना परफॉर्म करें। बीजेपी की उम्मीद उन पर टिकी हुई है कि वैली से जितनी सीटें पीडीपी ले जाए और जम्मू रीजन से वो अगर 25 सीटें रिपीट कर पाए तो। और उसमें भी एक बात मैं बता दूं, जो राहुल गांधी ने कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वर्कर्स की सिनर्जी हो गई तो ये सीटें बीजेपी की 25 की 15 भी हो सकती हैं। और अगर ये जो पहाड़ी रिजर्वेशन वाला मामला आया है ये अगर उल्टा पड़ गया तो और भी कम पड़ सकती है। तो बीजेपी का जो पूरा गैम्बल है वो ये बी टीम, मुस्लिम इंडिपेंडेंस और पीडीपी कितना जीत लेती है उस पर ही है। देखिए ये सब जो गणित होता है ये एक दो सीटें इधर उधर विक्ट्री मार्जिन को कम ज़्यादा करने का हो सकता है। जब आप सरकार बनाने के लिए गेम खेल रहे हैं उस वक़्त ये बी टीम ए टीम नहीं काम आती है। देखिए, और अब लोकसभा के इलेक्शन में हमने देख लिया है कि देश की जनता पत्रकारों से ज़्यादा बी टीम को पहचानती है। जी राजीव, बिल्कुल, लोकसभा में हमने देख लिया है कि देश की जो जनता है वो पत्रकारों से ज्यादा बीजेपी की जो बी टीम है, प्रशांत जी ने हालांकि बीजेपी की उसको ब्रैकेट में रख दिया था, बोला नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की जो बी टीम है उसको पत्रकारों से ज्यादा यहाँ के वोटर्स, यहाँ की जनता पहचानती है, ये तय मानिए। और ये हालात यहाँ भी हैं। जब यहाँ हम सड़कों पे लगातार पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं कि हम लोग सड़कों पे हैं, खाक छान रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश का मस्तक, आप जानते हैं, भारत के नक्शे में उठा के देख लीजिए जम्मू कश्मीर कहाँ है और वहां से ये जो मुकुट है, इस मुकुट के पे चमकता हुआ सितारा कौन होने जा रहा है, यानी यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर 370 पर मुहर है, बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो फिर क्या 370 पर बीजेपी बैकफुट पर है, ये रेफरेंडम है। और इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की रणनीति और एक अंतराल के बाद राहुल गांधी का यहाँ आना और आज आना, जबकि दूसरे फेज का प्रचार आज खत्म हुआ, लेकिन जो बात यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे पहाड़ियों की बात, गुज्जरों की बात करना, पुंछ में ये बात कर रहे थे, उसके बाद जब वो श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर में रिश्तों की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, साइकोलॉजिकली कैसे टूट गए हैं नरेंद्र मोदी, ये सब बातें करते हैं। और इन सब को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास भी वो सारे मैसेज और खुफिया जो उन लोगों के जो मैसेजेस होते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये सब तो होता ही होगा। और इसलिए जो उनका आज का भाषण था वो भाषण कहीं ना कहीं उस दिशा में, ये चुनाव किस दिशा में जा चुका है ये जतला रहा था। उसका अलग भाषण थे दोनों। पुंछ में उनका भाषण अलग था जहां उन्होंने रिजर्व सीटों का जो बीजेपी का जो कैलकुलेशन है उस पर प्रहार किया। श्रीनगर में उनका भाषण कुछ और था। और सबसे बड़ी बात राजीव जी की ये राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर यहाँ आए थे उसके बाद वो कश्मीर पे इम्पैक्ट डाल चुके हैं। स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की जो डिमांड है उसको पूरा करने की को लेकर वो बात कह चुके हैं कि हम स्टेटहुड पे कमिटमेंट है हमारा। तो इन सब से वो इम्पैक्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं। मौजूदगी ने उसको और जो है वो मोहर लगा दी। मुख्य बात अभी भी जम्मू रीजन में खासकर, वैली में तो उतना चुनौती बीजेपी की नहीं है। जम्मू रीजन में अगर राजीव जी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सिनर्जी हो गई और अगर वोट ट्रांसफर हो गया तो ये खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे बीजेपी का, जम्मू से भी। बिल्कुल, ये खेल खत्म हो सकता है अगर जम्मू रीजन में भी बीजेपी के सामने जो खड़ी है एनसी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, वो गठबंधन अगर उसकी सिनर्जी, उनके कार्यकर्ताओं की सिनर्जी अगर एकजुट हुआ दिखाई देने लगे। कार्यकर्ताओं को अपील करते हुए आज राहुल गांधी सुने गए और कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एनसी के लिए काम करें, एनसी के कार्यकर्ता जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं उसके लिए काम करें। तो ये एक अलग सिनर्जी दिखाने की कोशिश, जताने की कोशिश और उनमें एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन सुनील शुक्ला जी आपके पास
बताना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, हमारी भी, प्रशांत टंडन जी की भी, और उसके अलावा आप यहां पर राहुल गांधी के जो आज के भाषण है उसको भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के कुछ भाषणों को और उनके कुछ वक्तव्यों को डिकोड करके और उनके एक्शन को डिकोड करके कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर लाने की कोशिश की। जरा आपके जरिए भी, हालांकि पहले वक्तव्य में आप बहुत सारी बातें रख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और इसको आगे बढ़ाने की आपसे कहूंगा कि आप उसको आगे बढ़ाइए, इस लिहाज से कि राहुल गांधी का आज उस वक्त यहां सेकेंड फेज के आखिरी दौर पे आना, ये इसके क्या मायने हैं और क्या यहां से तीसरे फेज और यहां से हरियाणा को भी साधने की कोशिश करते हुए नजर आए क्या राहुल गांधी? से ये जो चुनावी रैलियां हुई हैं, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था, उन मुद्दों का फिर से रिवाइव हो गए लोगों के मन में। स्टेटहुड एक बड़ा मुद्दा है। कोई भी व्यक्ति अपने राज्य का विभाजन नहीं चाहता, तो स्वीकार नहीं करता। आप याद कीजिए, जो नए राज्य बने हैं उन राज्यों के विरोध में कितने लोग खड़े हुए। और अगर आप राज्य कोई बना देते हैं, नया राज्य आपने कोई बनाया नहीं, दोनों राज्यों को आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये जो नाराजगी लोगों के मन में है वो जबरदस्त है। और यह इसलिए भी है कि वहां पे जनप्रतिनिधियों के न होने से जो नौकरशाही के प्रति लोगों की नाराजगी है, वो भी प्रकारांतर से बीजेपी के प्रति नाराजगी है। कि अगर कोई बात, कोई शिकायत, कोई सुरक्षा, कोई अपनी जरूरत के लिए अगर किसी के पास जाना चाहे तो कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं है, किससे बात करें? तो प्रशासन को लेकर के, प्रशासन के रवैये को लेकर के और अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति के अनुपस्थिति में जिससे अपनी बात को कह सकता हो, लोगों के मन में लोग गुस्से से भरे हुए। राहुल गांधी ने स्टेटहुड का मुद्दा उठा करके, वहां की 10 साल के शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो असफलताएं हैं उनका उल्लेख करके, और प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे हमले, जो गैर बीजेपी वोटर है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की। और मेरी अपनी समझ यह है कि जम्मू हो या चाहे घाटी का इलाका, लोगों ने इस विधानसभा के, इस लोकसभा के चुनाव में ही यह बता दिया है कि वो 370 को लेकर के, राज्य के बंटवारे को लेकर के उनकी राजनीतिक सोच किस तरह की, और भारतीय जनता पार्टी भी इसको स्वीकार करती नजर आ रही है। अगर आपको ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होता कि जम्मू कश्मीर के बंटवारे और 370 खत्म होने से, जिसका वो श्रेय लेती है, अगर उसका राजनीतिक ताकत बढ़ी है तो वो घाटी में चुनाव क्यों नहीं लड़ती? अगर उसको ये लगता है कि अगर उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ी है तो जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे सज्जाद लोन साहब हो, कोई तो व्यक्ति, कोई संगठन आता जो उनके साथ कहता कि हम आपके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ लेंगे। इन राजनीतिक दलों को भी लग रहा है कि बीजेपी के पास जाने का मतलब कि जो हमारा परंपरागत वोटर है, जो हमको समर्थक है, वो मुझसे भाग जाएगा। इसलिए कोई इनके साथ समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हुआ, एलान करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर उस राज्य में राजनीतिक वातावरण किस तरह का, वहाँ के स्थानीय लोग भारतीय जनता पार्टी को किस हद तक स्वीकार कर सकते हैं या किस हद तक अस्वीकृत कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थितियां बनाई हैं वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। राज्यों को बांट करके किसी रियासत, और आपने जिस बात के लिए आपने बंटवारा किया या 370 खत्म किया, उसके बाद हासिल क्या हुआ? कौन सी ऐसी चीज हो गई जो राज्य के तस्वीर को बदलने के लिए कारगर हो? वह राज्य जो अपनी आर्थिक उपलब्धियों के लिए इस देश के गिने चुने राज्यों में शामिल था, वहां पे बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा 10% की स्थिति बन गई। जो आप निवेश की बात कर रहे थे, निवेश कुछ नहीं हो रहा है। आप कश्मीरी पंडितों को की पुनर्वास की बात कर रहे थे, एक आदमी नहीं गया वहां, बल्कि लोगों के अंदर असुरक्षा का भाव अलग पैदा हो गया। आपने ये दावा किया था कि आतंकवादी घटनाएं, घुसपैठ की घटनाएं रुकेंगी, उसकी स्थिति हुई कि घाटी से अलग जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं होने लगी, डोडा में, रजौरी में, कठुआ में, जो कभी नहीं होते थे। तो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। और मेरा अपना मानना यह है कि वहां का मतदाता, उसमें उसके बंटवारे की आशंका बहुत कम है, इसलिए है कि वह ऐसे राजनीतिक दल या ऐसे राजनीतिक समूह के साथ जाना चाहेंगे जो सरकार बनाने की स्थिति में हो और भारतीय जनता पार्टी को हरा सके।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक माहौल है, इसलिए अलग अलग लोग वोटों का बंटवारा नहीं करेंगे। और इसीलिए जो अन्य अन्य ताकतें चुनाव लड़ रही हैं, उनको वो जन समर्थन नहीं मिलने की संभावना दिखाई पड़ती है, जिसके लिए माने निश्चित रूप से इंजीनियर राशिद एक पॉपुलर नेता है अपने इलाके में, लेकिन उनके ऊपर जो यह बीजेपी के सहयोगी बनने के जो आरोप लगने लगे हैं, एक परसेप्शन बनने लगा है, वो उनको नुकसान करेगा। क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के साथ खड़े हुए किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक ताकत को स्थानीय व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह मतलब जिस व्यक्ति को खुद के चुनाव लड़ने के लिए जमानत नहीं मिली, जिस व्यक्ति को लोग चुनाव जीतने के बाद लोकसभा की में शपथ लेने के लिए केवल कुछ घंटों की मोहलत मिली, आप चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए जमानत दे दिया, और जमानत का केंद्रीय एजेंसियों ने कोई विरोध नहीं किया, तो एक अलग तरह का माहौल वहां पर दिख रहा है। और वो माहौल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक निर्णय है उसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है। राहुल गांधी की वहाँ उपस्थिति, मैंने अमेरिका जाने के पहले उन्होंने 2 रैलियां की, और एक दूसरे चरण के चुनाव के पहले इनकी जो 2 रैलियां हो रही, इसने उन मुद्दों को फिर से लोगों के मन में पुनर्स्थापित कर दिया, फिर लोगों की स्मृतियों में ला दिया कि आखिर किस दौर से राज्य गुजरा है। तो राज्य कैसे भूल सकता है, सालों साल बिना इंटरनेट के रखा आपने लोगों को। कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा पूरे उस घाटी के इलाके में जिसके घर के लोग कभी न कभी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पूछताछ के लिए न बुलाए गए हों। किस दौर से लोग गुजरे हैं, आज उनको अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिला है जी। यह भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है कि वो अपनी पहल से काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह स्थिति बन रही है। तो और आपने कानून व्यवस्था बेहतर करने का दावा किया। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 चरणों में चुनाव आपने कराया वहां, और वह राज्य जहां पे राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद है, लगातार लोग मौजूद है, तब ये स्थिति बनी हुई है। तो एक ऐसा मेरा मानना है कि जिस दौर से पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की जनता गुजरी है, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के ऊपर हमले हुए हैं, जिस तरीके से उनमें अवसरों की कमी आई है, और एक राज्य के प्रति जो उनकी बॉन्डिंग है उसको नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, यह पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। राहुल गांधी जैसे नेताओं के दौरे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इन जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बने हुए हैं, या उन मुद्दों को जीवित रखेंगे जिन मुद्दों को लेकर के लोगों के मन में बेचैनी रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन मुद्दों को जीवित रखेंगे जिन मुद्दों के कारण, और सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सियासत और उसमें लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद से कहां पे है, नरेंद्र मोदी कहां हैं, और उनके अलावा इंडिया गठबंधन और खासकर राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हैं। आज भी जब वो नफरत और मोहब्बत की बात कर रहे थे, कैसे नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकल वार में पटखनी दे दी है इंडिया गठबंधन ने, और कैसे नरेंद्र मोदी टूट चुके हैं साइकोलॉजिकली, ये सारी बातें जब कह रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे बात की है इंडिया गठबंधन की। यानी कि यहां एक पूरा का पूरा क्लियर मामला दिखाई देता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को अपने साथ साथ आगे लेकर जाने के लिए यहां तैयार है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में ही कुछ और भी है। हालांकि दिल्ली की जो राजनीति है और उसमें आतिशी का आज जिक्र हम कर रहे थे, आतिशी के घटनाक्रम पर थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि अब चूंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं और दिल्ली में भी फरवरी महीने में चुनाव है, उस पर भी हम खूब चर्चा करेंगे, जब दिल्ली पे भी खूब और नजदीक से दिल्ली को हम देखेंगे उस चुनाव की घोषणा के बाद या उससे पहले भी। लेकिन जब यहाँ देश के चुनाव की बात करते हैं, जब हम लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों की बात करते हैं, उसके तुरंत बाद इन 2 राज्यों की विधानसभा का जिक्र आता है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आज जब हम यहाँ लाल चौक से, श्रीनगर के लाल चौक से जब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव की, और
ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ चुनावी सभा में आना, यानी चुनावी सफर में पहुंचना, चुनावी समर में कूदना, ये इसके मायने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि देश की सियासत में बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है और जो बचा हुआ है वो होने जा रहा है। जरा उस परिवर्तन की तरफ जाना चाहता हूं, क्या कुछ दिख रहा है और इन चुनावों का कितना असर आने वाले राज्यों के चुनावों पर पड़ सकता है, और क्या सत्ता पक्ष इसी कारण ये लिटमस टेस्ट की तरह इन दोनों राज्यों को देखने के लिए सामने खड़ा है सत्ता पक्ष, और इसलिए सत्ता पक्ष ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा नहीं करवाई। ये बहुत सारे सवाल हैं, जरा थोड़ा सा इस पे विचार चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका, कि आप विचार रखें इस पे, अपनी बात रखें कि कैसे इन चुनावों को और इसका असर कैसे देखते हैं, कैसे परिवर्तन देखते हैं आप सियासत में। राजीव जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव बीजेपी नहीं चाहती थी कि वहां चुनाव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के लिए ये चुनाव बड़े चिंता की बात थी। इसी के साथ हरियाणा में जो चुनाव है वहां भी बीजेपी को बड़ी चुनौतियां हैं, यानी ये दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है ऐसा लगता है। इसके बाद जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे तो वहां भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। इससे में बीजेपी को लगता है कि चारों राज्य अगर बीजेपी को नहीं मिलते, जिसकी बहुत संभावना है, इनके चारों ही राज्यों में बीजेपी को मुश्किल होगी, तो आगामी चुनावों में, विधानसभा चुनाव में और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परेशानियां बहुत ज्यादा होने वाली हैं। जम्मू कश्मीर कभी भी इतिहास में कभी भी बीजेपी या जनसंघ की ओर आकर्षित नहीं रहा। बीजेपी और जनसंघ के लिए मुश्किलें वहां हमेशा ही रही। तो बीजेपी को शायद जम्मू कश्मीर का अंदाज होगा, लेकिन बाकी राज्यों के बारे में बीजेपी को बहुत खट्टे अंगूर मिलेंगे। कोई बिल्कुल आसान नहीं है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ जहां जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है या सामना करना पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूत हो रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। चुनौती बेशक कांग्रेस के लिए भी हर चुनाव दलों के लिए चुनौती होता है, दिल्ली के चुनाव भी एक चुनौती होंगे, लेकिन बीजेपी के साथ परेशानी है कि बीजेपी जो दावे करती रहती है उसकी पोल खुलने वाली है। दिल्ली के चुनाव में भी बीजेपी की पोल खुलेगी, जहां से 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है लोकसभा की, और केजरीवाल चाल ठोक रहे हैं कि देखिए आ जाइए। और आतिशी ने आज जिस तरह से केजरीवाल की कुर्सी खाली रखी, और ये बात हो रही खाली खड़ा रखना रह गया केजरीवाल का, केजरीवाल की चप्पलें वो नहीं रख पाई, लेकिन जो निष्ठा उन्होंने प्रदर्शित की है उससे लगता है कि वे बहुत मुतमईन हैं। और केजरीवाल हमेशा से ही चुनाव को लेकर, उनका सारा ध्यान चुनाव को लेकर होता है, और यही केजरीवाल है देखिए जो इंडिया अलायंस के साथ जाने को बेताब थे। जब केजरीवाल जेल में थे, उनके नेता जेल में थे, तो इंडिया अलायंस उन्हें याद आ रहा था, लेकिन हरियाणा चुनाव में वो इंडिया अलायंस से अलग हटते नजर आए। तो चुनौतियां बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा है। हर एक विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट है, और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है वो ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी को लगता है कि उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल है, उम्मीदवारों की गवाही देने वाले, जमानत देने वाले ढूंढना मुश्किल है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी ने ये तो मान ही लिया कि जम्मू कश्मीर तो हमारा है ही नहीं, लेकिन फिर भी ताल ठोकने में क्या बुराई है। तो मुझे लगता है बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है, और राहुल गांधी जैसी बातें कर रहे हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ आगे आए, उसमें बीजेपी और ज्यादा परेशान है, और नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की चुनौतियों से ज्यादा खिले हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी यहाँ कहीं न कहीं हिले हुए और परेशान नजर तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी लगातार जो चुनौतियां पेश कर रहे हैं उसका ज्यादा असर पड़ रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से देश की सियासत में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी, उसमें भी राहुल गांधी का कितना असर मौजूद है पिछला, या वो बढ़ा है कि घटा है, ये भी समझना जरूरी है। चुनाव में उसका रिजल्ट आता है, यानी जो टेस्ट आप देते, जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत
मेहनत करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उसका टेस्ट होता है, चुनाव रिजल्ट जो होता है वो उस रिजल्ट के बाद बाकी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ एक समीक्षा जरूरी है। जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आऊंगा। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं ये इसको, चुनाव के बाद की परिस्थितियों को, और उसमें इंडिया गठबंधन को, उसमें बीजेपी को? अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही है। प्रशांत जी कैसे देखा जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना समझना कि 2024 का लोकसभा चुनाव, संविधान, जाति जनगणना, ये सब की बात होती थी। नरेंद्र मोदी ये सारी बातें करने लगे हैं अब, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हमने देखा, उससे पहले मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी, ये सब कुछ, और ये सारी बातें लोकसभा चुनाव में सामने आई। उसके बाद इन चीजों पर अमल करे ना करे, लेकिन इन बातों को दोहराते हुए अपने अंदाज में नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। थोड़ा शर्मा के। हाँ, अभी जातिवाद जनगणना पे पूरा कमिटमेंट नहीं है। नहीं, कमिटमेंट बिल्कुल 50% आरक्षण पे तो वो अभी तक आ ही नहीं सकते, उनकी नीति नहीं है। लेकिन देखिए राजीव जी, हम लोग भले ही श्रीनगर की लाल चौक में खड़े हैं और पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के इलाकों में घूम रहे हैं, लेकिन आते हम दिल्ली से हैं, तो हम कश्मीर के चुनाव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। देश की जनता को ये समझना होगा कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव कैसे लड़ती है और बीजेपी कश्मीर के बाहर चुनाव में कश्मीर का इस्तेमाल कैसे करती है। आज दोपहर में राजीव जी हम लोग श्रीनगर के हबा कदल इलाकों में गए, कश्मीर में जहाँ पे कश्मीरी पंडित अभी भी रहते हैं। कुछ मंदिरों में गए। जब 370 हटी उसके 1 महीने बाद भी मैं आया था, और मैं वहाँ उन मंदिरों में या उन इलाकों में तब भी गया था, इतनी सुरक्षा नहीं थी। आज देखिए कि उस सारे मंदिरों में कटीले तार लगे हुए हैं, रजिस्टर में एंट्री हुई हम लोगों की, आई कार्ड देखे गए, उसके बाद मंदिर के बाहर और मंदिरों के अंदर पैरामिलिट्री की फोर्सेस AK-47 सब हमको दिखाई दी। चलिए इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ। एक मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, जब चर्चा छेड़ दी है आपने तो मैं बता दूं, उस मंदिर के पुजारी भी पैरामिलिट्री फोर्स के ही अधिकारी हैं, और मंदिर के काम धाम भी देख रहे थे। काम धाम पूरी तरह से देख रहे हैं। हाँ। वो वहाँ पर कोई भी दूसरा आदमी नहीं है, और उनका कहना है कि हम ही लोग देखते हैं, इस मंदिर की सेवा हम ही लोग करते हैं। हाँ, तो उसके सरकारी तौर पर, एलानिया तौर पे कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कितना सेकुलर हमारा जो निज़ाम है वो कितना सेकुलर है। लेकिन उसके अलावा चलिए, जब इतना कह रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि कल जब आप देख रहे थे पुलिस फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बातें आप कर रहे हैं, तो जो बंकर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उस पे स्वस्तिक के चिन्ह भी लगे हुए हैं। हाँ, वो नई गाड़ियां शायद आई थी, और उन नई गाड़ियों में पूजा पाठ हुआ था, माला चढ़ी हुई थी, वो कॉन्वॉय की गाड़ियां थी, और वो उसमें स्वास्तिक जो है वो सिंदूर से लगा हुआ था। ये सब इस देश में देखिए होता है, मिसाइल जाती है तो वहाँ पर रफाल खरीदने जाते हैं तो नींबू और मिर्ची लेके जाते हैं। हाँ, तो ये सब तो खैर देश की जनता को सोचना है कि संविधान कितना हमने आत्मसात किया है, कितना लागू किया है। लेकिन देखिए, हम लोग जब नेशनल पर्सपेक्टिव से इस चुनाव को देख रहे हैं, आज हमने कश्मीर पंडितों के इलाकों को देखा, वहाँ के मंदिरों को देखा। 370 हटने के बाद 1 दर्जन कश्मीरी पंडित मारे गए, जिसकी चर्चा अभी हमारे साथी कर रहे थे रियासी में या और जगहों पे। अब आप देखिए कि VP सिंह की जो सरकार थी, बीजेपी समर्थित, उस सरकार में कश्मीरी पंडितों पे जितना अत्याचार हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। बीच में इतना आतंकवाद का दौर हुआ तो उसमें पलायन तो तभी हो गया था, लेकिन इस तरीके से टारगेट करके कश्मीरी पंडितों को
नहीं मारा गया, इस बार ये टारगेट करके मारा गया। और आप देखिए कि जब यहाँ ये बताना थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये वो साथी जो उस इतिहास को नहीं जानते हैं, 90 का दौर, कश्मीरी पंडितों का जिक्र कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी। उस दौर में बीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में, प्रधानमंत्री बन चुके थे बीपी सिंह 89 में, जब मुफ्ती मोहम्मद की जो बेटी हैं रूबिया, उनका अपहरण होता है। और उसके बाद की परिस्थिति, क्योंकि वो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और जगमोहन को भेजा जाता है राज्यपाल बनाकर। फारूक अब्दुल्ला जगमोहन को अस्वीकार करते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद से कहानी बदलती है, और जहां से आप बात कर रहे हैं कहानी बदलती है और कैसे अत्याचार होता है, ये सारी बातें सरकार किसकी थी याद रखिए। इसलिए ये बात जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि सब कुछ कांग्रेस ने किया है, इसलिए जरूरी कहना। अब आप देखिए कि जब चुनाव बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो कश्मीरी पंडित याद आएंगे। कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है तब कश्मीरी पंडित नहीं याद आ रहे। ये अंतर समझना होगा देश की जनता को कि यहाँ के चुनाव में इनको, क्योंकि मुसलमान जिता सकते हैं, तो बाकी जगह आप कहेंगे घुसपैठी है। यहाँ नरेंद्र मोदी आके कहें या अमित शाह घुसपैठी है मुसलमानों को, या यहाँ वो कहें आकर कि ये मंगलसूत्र चुरा लेंगे, या कितनी शादियाँ करते, कितने बच्चे करते, यहाँ नहीं कहेंगे वो, क्योंकि यहाँ उनका पॉलिटिकल भविष्य उसी पर टिका हुआ है, मुसलमानों पे। ये देश की जनता को समझना चाहिए कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं राजीव जी। बीजेपी का जो पीछे के दरवाजे से अलायंस है, जिन लोगों से हम मिले हैं और जो खुलेआम कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो बीजेपी को समर्थन देंगे, ये जो बी टीम है जिनकी चर्चा कर रहे हैं हम, चाहे वो लोन हो, चाहे वो सज्जाद लोन हो या इंजीनियर राशिद हो, ये अलगाववादी लोग थे, ये पूर्व अलगाववादी हैं। इंजीनियर राशिद पे अभी भी टेरर फंडिंग का मुकदमा है जिसमें वो जमानत में है। इस राजनीति को समझना चाहिए देश की जनता को कि कश्मीर में बीजेपी कैसी राजनीति करती है और कश्मीर के बाहर के चुनाव को पोलराइज करने के लिए कश्मीर को कैसे इस्तेमाल करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कश्मीर के बाहर और कश्मीर के अंदर जो कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आपको जानना समझना चाहिए दोस्तों। इसलिए कुछ कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। जब हम कश्मीर की चर्चा करते हैं, यहाँ के चुनाव की चर्चा करते हैं, यहाँ के अलगाववाद पर कोई बात होती है, तो इन सब का जिक्र आना चाहिए कि इतिहास के पन्नों को पलटिए और जो सच्ची घटनाएं हैं, जो सच है, उसको जानने समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आज के दौर में जब इस समय हम सेकेंड फेज के परसों मतदान होना है और आज हम यहाँ खड़े हैं लाल चौक पे, और इसी लाल चौक पे, क्योंकि ये भी लाल चौक जो है अपने आप में ये विधानसभा है और यहाँ भी चुनाव होना है, उस दिन परसों मतदान होना है, तो उस दिन की क्या कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे ही। और उस दिन भी सुबह से आपके साथ हम रहेंगे मतदान की प्रक्रिया, घटनाक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो आज हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो सब, उसका जिक्र तो जरूरी है। एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा सुनील शुक्ला जी आपसे। बहुत चर्चा हम लोगों से भी आप सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे क्लोजिंग कमेंट के रूप में? ये राजीव जी, जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आने वाले दिनों में जो आगे अभी जो चुनाव दो चल रहे हैं, इसके अलावा जो इस साल 2 चुनाव और होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के, और अगले साल शुरू के महीनों में जो चुनाव होगा दिल्ली का, उस पर मुझे लगता है कि इसका व्यापक असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस जम्मू कश्मीर के राज्य में, जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनाव में जिस कदर से बैकफुट पर दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि उसको अपने जो निर्णय उसने लिए थे जम्मू कश्मीर के बारे में, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही लोगों के बीच में। अगर उसका समर्थन लोगों को मिल रहा होता उन निर्णयों का जो सरकार ने लिया था जम्मू कश्मीर को लेकर के, या जिस तरीके के प्रशासनिक हथकंडे अपनाए उस राज्य में, तो मुझे नहीं लगता कि जो आज इस समय जो बीजेपी की स्थिति है वो स्थिर रहती। लोगों ने इसको स्वीकार किया है और लोगों के इस मनोभावना को भारतीय जनता पार्टी समझने में विफल है। जो पार्टी अपने आप का दावा करती है
कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वह पार्टी इस कदर बैकफुट पे हो, और यहाँ तक कि जिनको ये पार्टी अलगाववादी कहती रही है, अलगाववादी आरोपों के साथ में इनके कई सदस्यों को जेल भेजा गया, वह लोग बीजेपी के समर्थन की बात कर रहे हैं और बीजेपी उसका प्रतिकार नहीं कर रही है। यह बताता है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और कैसे खड़ी है, और उसका जो रवैया यहाँ पे अलगाववादियों को लेकर के है या उन ताकतों के साथ है जिन ताकतों का बीजेपी विरोध करती रही है, देश के अन्य हिस्सों में उसका राष्ट्रवाद का जो नारा है वो कमजोर होगा। क्योंकि लोग इसका उदाहरण देंगे कि अगर आप राष्ट्र के खिलाफ बात करने वाले लोगों से आप किसकी इतनी नाराजगी है, तो जिनको आप अलगाववादी कहते रहे हैं, अलगाववादी आरोपों में जिनको जेल भेजा गया, उनके साथ आप जम्मू कश्मीर में विरोध क्यों नहीं, आप उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो संभव नहीं हो सकता ना कि राजनीतिक हितों के लिए किसी समय आप चुप हो जाएं और राजनीतिक हितों के लिए कहीं पे आप मुखर हो जाए। ये लोग स्वीकार नहीं करते, इस दोमुहेपन को लोग स्वीकार नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही हो गई जम्मू कश्मीर अब। और मुझे ये लगता है कि 2024 में, इस साल के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिन राजनीतिक स्थितियों का सामना करना पड़ा, जून के महीने के उस मतगणना के दौरान जो स्थितियां थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। लोगों के मन में केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के बारे में लिए गए निर्णयों के प्रति आक्रोश है, और वह आक्रोश लोगों को दिखाई पड़ता है। और ये जो बढ़ता हुआ मतदान है, जिन जगहों पर एक वोट नहीं पड़ता था, जिन मतदान केंद्रों पर एक वोट के लिए लोग तरस जाते थे, वहाँ 50% 60% जो मतदान हो रहा है, वह यह बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के लोगों के मन में किस तरह का आक्रोश है और वो कहाँ खड़े हैं, क्या चाहते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि लोग इस विधानसभा के चुनाव में जो जम्मू कश्मीर में उठाए जा रहे हैं और जो परिणाम आएगा, इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। यह जरूर अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बढ़ते हुए आक्रोश को बनाए रखना है, तो मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह की जो दल है, खासतौर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनको अपने अभियान को और तेज और गंभीर बनाना होगा। जी जी जी, बिल्कुल इस अभियान को नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी कहें, इस अभियान को तेज और गंभीरता के साथ और तेज करना चाहिए। और जो बात आप कह रहे हैं, रख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। जम्मू कश्मीर की सियासत और उसका असर देश की सियासत पर कितना पड़ने जा रहा है, पड़ता रहा है, इसका एक अलग इतिहास रहा है। अलगाववाद से लेकर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा इसी कश्मीर को स्वर्ग भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने जो कहा है, आपने सुना होगा, अमियस्त अगर कहते हैं, तो ये सारी बातें क्यों सियासत में भी देखी जानी चाहिए, क्यों यहाँ कहा जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जम्मू कश्मीर की सियासत पर हमारी निगाहें बहुत गंभीरता से हमारी निगाहें भी टिकी हुई हैं, और उसमें एक गंभीरता दिखाते हुए आज राहुल गांधी का पदार्पण हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से भी। और लेकिन उसके साथ साथ आगे की सियासत क्या कुछ होगी। परसों सेकेंड फेज का मतदान है, उसके बाद 1 अक्टूबर को लास्ट फाइनल फेज का, तीसरे फेज का मतदान, और उधर 5 तारीख को हरियाणा में मतदान, और उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट का इंतजार, और 8 के बाद किसी भी दिन महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव की घोषणा। बहुत कुछ सियासत में और सियासत के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी की अपनी गाथा है, और देश की सियासत में और भी बहुत कुछ है। उन सब पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार सड़कों की खाक छान रहे हैं, और हमारे तमाम साथी जो अपने विश्लेषण से आप लोगों तक बहुत कुछ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनमें आज 3 साथी मौजूद रहे। अमलेंदु जी की आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, बाद में नहीं आ पाई, इसलिए उनकी बातें हम ज़्यादा नहीं सुन पाए। लेकिन सुनील शुक्ला जी और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी अपनी बात, पूरा समय उन्होंने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कहूँ तो, और शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी, और शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो लगातार जुड़ते हैं, अपनी बात, अपने विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। और कहीं ना कहीं आपके विचारों से हम प्रभावित होकर, या आपके सुझावों को हम बिल्कुल रखते हुए दिमाग में पूरे उसी हिसाब से, जैसे कि आप हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और आपकी बातों को हम अगर न माने तो लगता है कि कुछ छोड़ रहे हैं, हम किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा हम करते नहीं, हालांकि जो है सच है वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सच देखना है, सच्ची खबर देखनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में डीबी लाइव है। इसलिए जुड़िए,
और टीवी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 1 करोड़ मिशन 1 करोड़, इसमें हमारा साथ दीजिए। 1 करोड़ सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो, इसमें आपकी सहभागिता, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। जुड़िए, देखिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। लाल चौक ऐतिहासिक जगह, और इस ऐतिहासिक जगह से इस कार्यक्रम को जब समाप्त कर रहा हूं तो कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम भी आप लोगों के जरिए ऐतिहासिक बने, उसके लिए आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।